फिल्मी और रियल अदालत में क्या डिफरेंस होता है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि अगर कोई विटनेस है तो उन्हें कहते हैं कि आप गीता पे हाथ रख के कसम खाइए कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ये रियल में होता है? ये रियल में होता है आज भी। इंडिया में कितने टाइप के कोर्ट्स होते हैं? तो इसमें 3 तरह की कोर्ट्स होती हैं। फर्स्ट कोर्ट होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उसके बाद हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है। लॉयर और एडवोकेट में क्या डिफरेंस होता है? जिस बंदे ने लॉ की है ही इज अ लॉयर, बट ही कैन नॉट मेक प्रैक्टिस। आप किसी के लिए केस नहीं लड़ सकते। आप जब वकील बन जाते हैं, एडवोकेट बन जाते हैं, तो फिर आप केस किसी के लिए भी लड़ सकते हैं। आजकल फॉल्स एफआईआर के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। So can you please share an incident related to that? Yes. एक बच्चे के ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड हुई 376 रेप की। बेल लगाई तो उस समय बेल उसकी रिजेक्ट हो गई। तिहाड़ जेल में जाके उसको कस्टडी में जाके उसको मिला। जब केस के फैक्ट्स हमारे सामने आए तो मैंने फिर एक दोबारा बेल लगाई, रेगुलर बेल लगाई। जज साहब ने बोला भी इंडिया में जज बनने का प्रोसेस क्या होता है? जुडिशरी में जाने के लिए आपको एक जुडिशरी का टेस्ट देना पड़ेगा और कुछ साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी है, वो प्रैक्टिस होती है और उसके बाद फिर आप जुडिशरी में जा सकते हैं। मीडिया वर्डिक्ट से पहले ही सही और गलत का फैसला कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल जो सुशांत और रिया चक्रवर्ती का केस हुआ था, ऐसे केसेस में क्या जज के ऊपर एडेड प्रेशर होता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। कोर्ट कैन नॉट रीराइट देयर ओन जजमेंट्स। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाए एक दिन के लिए, तो वो कौन सा ऐसा लॉ है जो आप चेंज करना चाहोगे? Hello sir, welcome to our show Decoded. Hello, very good afternoon. How are you? I'm fine sir. Good, Thank good. you for coming and giving us time. सर आज के एपिसोड में हम कवर करेंगे अबाउट बेसिक्स ऑफ कोर्ट रूम एंड एफआईआर एंड अ फ्यू एक्ट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है. आपके इतने साल की प्रैक्टिस में आई एम श्योर आपके साथ कोई फॉल्स एफआईआर से रिलेटेड केस हुआ होगा. आजकल फॉल्स एफआईआर के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं. सो कैन यू प्लीज़ शेयर एन इंसिडेंट रिलेटेड टू दैट? मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ कि देखो, फॉल्स एफआईआर का कोई सिस्टम नहीं होता. फॉल्स एफआईआर, अगर आप कहते हैं कि फॉल्स एफआईआर है, कंप्लेंट के बेस के ऊपर एफआईआर होती है. मान लीजिए किसी ने कोई कंप्लेंट दी है आपको, एफआईआर कंप्लेंट के बेस के ऊपर होगी. ओके. और उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, अगर आप कहोगे ये फॉल्स है, फॉल्स अभी से आप डिसाइड नहीं कर सकते. वो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा. एफआईआर का बेस क्या है? बेस क्या होता है कि सबसे पहले आपको एक कंप्लेंट मिलेगी, पुलिस उस कंप्लेंट के ऊपर इन्वेस्टिगेट करेगी. अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस उसके ऊपर एफआईआर करेगी. जब एफआईआर हो जाएगी तो फिर उसके बाद सिस्टम चलेगा, एक क्रिमिनल मशीनरी एक्टिव हो जाएगी. उस क्रिमिनल मशीनरी एक्टिवेशन में क्या होगा, पहले सबसे एफआईआर के बाद फिर इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट हो जाएगी तो फिर उसके बाद चार्जशीट के बाद कोर्ट रूम के अंदर प्रोसीडिंग स्टार्ट. तो कोई एफआईआर फॉल्स का कोई सिस्टम नहीं बनता. फिर जब एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन हो गई, चार्जशीट फाइल हो गई, चार्जशीट के बाद फिर इन्वेस्टिगेशन होगी, वो फिर आगे कोर्ट रूम का काम स्टार्ट हो जाता है. फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टार्ट हो जाता है वहाँ से, और वहाँ से एफआईआर के बाद सारा सिस्टम स्टार्ट होता है. आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ आपको पता चला हो कि ये फॉल्स एफआईआर का केस मेरे पास आया है? मैं आपको एक बताता हूँ कि एक बार की बात है, एक हमारे पास केस आया था ऐसा कि एक बच्चे के ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड हुई 376 रेप की. और उस बेस के ऊपर जब 376 रजिस्टर्ड हो गई, अब उसने कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाई. बेल लगाई तो उस समय बेल उसकी रिजेक्ट हो गई. एक बार नहीं, 3-4 बार रिजेक्ट हुई. अब उसके बाद मेरे पास केस आया था, तो नेम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मैं नेम नहीं लूँगा उसमें से किसी का भी.
जब केस आया तो फिर मैं उससे बाद कस्टडी में जाके तिहाड़ जेल में जाके उसको कस्टडी में जाके उसको मिलने के बाद मुझे फैक्ट्स पता चले केस के। जब केस के फैक्ट्स हमारे सामने आए तो मैंने फिर एक दोबारा बेल लगाई, रेगुलर बेल लगाई। जबकि मुझे जज साहब ने बोला भी कि हमने ऑलरेडी 4-5 बार बेल अपनी डिसमिस कर दी है और आप फिर उसी बेस पे और आए हो। तो मैंने बताया कि ये चेंज सर्कमस्टांसिस के ऊपर बेल है और उस बेल के अंदर फिर इन्वेस्टिगेशन हुई, जज साहब ने वो सारा कुछ देखा, हमने बेल लगाई, एविडेंस फिर स्टार्ट हुआ। सबसे बेसिक चीज़ जो थी वो एविडेंस है। अब वो जब एविडेंस स्टार्ट हुआ तो उस समय कोर्ट के सामने बहुत सारी चीज़ें सामने आई जो कि सच था। जज साहब के सामने यही बात आई थी कि जो प्रोसिक्यूट्रेक्स थी उसके सामने ये बात आई थी कि आप जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। उस सच में वो आया सब कुछ कि जो एफआईआर की स्टोरी थी वो बिल्कुल ट्विस्ट होके चेंज हो गई। उसमें लड़की ने बताया कि वो सब कुछ जो भी हुआ है, जो एफआईआर हुई है, वो सब कुछ रॉन्ग फैक्ट्स की वजह से हुई, कुछ कम्युनिकेशन गैप की वजह से हुई। सच ये है कि मेरा जो भी मेरे साथ हुआ है वो मेरी कंसेंट से हुआ है। तो उस केस में जो 376 में लोग, जो लड़का 6 महीने से बंद था, वो लड़का फिर बाहर आया और ये केस एक्विटल का केस बना और वो छूट गया जेल से। तो सर जो ऐसे मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो उसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें कि जजिस के सामने भी कुछ फैक्ट्स जब ट्रायल स्टार्ट होता है तभी आते हैं, उससे पहले वो भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो फैक्ट्स जो कंप्लेंट में लिखा है कि वो कंप्लेंट के बेस के ऊपर ही चलेंगे वो भी। तो सर जो ये जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ, जो जेल गया बिना कुछ करे, व्हाट अबाउट दैट गर्ल? क्या उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जज ने? ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता। मेरे पास एक और केस आया था, वो भी 376 का था। उसमें बल्कि कोर्ट ने एक ऑर्डर में अपनी जजमेंट में ये लिखा स्पेशली कि जब भी कोई लड़की या कोई भी विक्टिम फ़ोन करता है एक 100 नंबर का कॉल, जो कि अब आजकल 112 नंबर हो गया जी, 112, अब जब भी कभी फ़ोन करेंगे तो क्रिमिनल मशीनरी जो होती है ना वो एकदम से एक्टिव हो जाती है। आपकी सपोर्ट के लिए पीसीआर आती है, पुलिस स्टेशन, लोकल पुलिस स्टेशन से आईओ आता है। फिर आपके साथ जो भी कभी कुछ हुआ होता है, मतलब मान लीजिए आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आपके साथ किसी में कोई भी विक्टिम आदमी, उसके साथ मान लीजिए कुछ किसी की कोई लड़ाई झगड़ाई हो गया, तो आई मीन टू से कि उसमें एक क्रिमिनल मशीनरी एक्टिव होती है। अब ऐसे केसेस में जहाँ पे 376 की कोई कंप्लेंट हो, अब आप देखो वहाँ पे लड़की की हेल्प के लिए एक क्रिमिनल मशीनरी में आईओ आएंगे, और उसके अलावा आईओ मीन्स इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, पहले पीसीआर आएगी, फिर वो लोकल पुलिस स्टेशन से किसी को बुलाएंगे, फिर वो जब आएंगे उसके बाद जब लड़कियां कई हॉस्टाइल हो जाती हैं कोर्ट में जाके, उस कंडीशन में आगे जजेस ने लिखा है कि उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, जो कि एक सोसाइटी को गलत मैसेज देता है। ऐसे कई केसेस की जजमेंट में ये पॉइंट्स आए हुए हैं। अगर आप देखेंगे मल्टीपल जजमेंट्स हैं कोर्ट की, जिसमें आया हुआ है कि अगर मान लो कोई लड़की ने कोर्ट में आके हॉस्टाइल हो गई, पहले 370, अब ये देखो 376 आईपीसी के हिसाब से ये एक रेप केस है। ऐसे केसेस में अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट हो तो उसमें लड़का बहुत सफ़र करता है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मान लो सपोज वो कहीं बाहर है तो उसको पहले एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर मान लो वहाँ पे उसको एंटिसिपेटरी नहीं बेल मिलती है और पुलिस की कस्टडी में आ जाता है, कस्टडी में आने के बाद फिर उसको रेगुलर बेल लेनी पड़ेगी। रेगुलर बेल वहाँ से नहीं मिलती है सपोज, तो उसको कस्टडी में रहना पड़ेगा। जब तक ट्रायल स्टार्ट होगा तब तक उसके काफ़ी टाइम बीत चुका होगा, राइट। और जब कोर्ट में बंदा आता है वो जब सच्चाई तब सामने आती है। तो कई बार इनिशियल स्टेज पे ऊपर भी आजकल स्पेशली सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कहने से ऊपर 370 केसेस में कुछ स्पेशल कमेटी बनी है, जिस कमेटीज़ को दिखाया गया है कि पहले इन्वेस्टिगेशन हो, पुलिस स्टेशन को गाइडेंस दी जाती है कि इन केसेस में स्पेशली किस तरह के एक्शन लिए जाएंगे।
आजकल हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हर केस में, अब जैसे मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं, मैट्रिमोनियल केसेस में पहले क्या होता था कि जिसका नाम एफआईआर में आ गया उन सबको अरेस्ट कर लेते थे। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन चीज़ों को बहुत क्लियरली बताया है। कई चीज़ें बड़ी सॉफ्टली मेंटेन की गई हैं कि हर आदमी को अरेस्ट करने से पहले कुछ मर्यादाएं बनाई गई हैं। पुलिस को कुछ डायरेक्शन दी गई हैं कि पुलिस पहले एक सेक्शन 41 का नोटिस देगी और उसके बाद नोटिस देने के बाद जब नोटिस कंप्लीट होगा पहले उससे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर कोई आपको अरेस्ट चाहिए तो एमएम मीन्स मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को पहले बताना पड़ेगा कि आपको अरेस्ट की क्यों रिक्वायरमेंट है। ओके। उसके बाद अरेस्ट होता है। अब बहुत सारे लॉ में चेंजेस हो गए हैं। अब जैसे कि हमारे कई लॉज जो मेजर लॉज हैं, सपोज जैसे हमारे यहाँ पे पहले था इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड 1860 से चला आ रहा था, वही आज भी चलता था, लेकिन अब वो 23 में चेंज हो गया। इंडियन पिनल कोड जिस बेस के ऊपर किसी की सज़ा मुकर्रर होती है जी, और उस चीज़ को अब चेंज कर दिया गया है। उसमें अब आ गया है इंडियन पिनल कोड की जगह पे अब आ गया है भारतीय न्याय संहिता 2023 में अब लॉ चेंज हो गया। मतलब नाम भी चेंज हो गया है और उसको रिवाइज कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू टाइम। ओके। और इन चीज़ों के लिए 3 लॉ जो मेजर लॉ हमारे हैं वो चेंज हुए हैं स्पेशली। जैसे पहले इंडियन पिनल कोड था, इंडियन एविडेंस एक्ट था और क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड। ये तीनों लॉ चेंज हुए हैं और तीनों के नाम अलग अलग रख दिए गए। ओके सर, लीडिंग टू दैट, क्या ये रीज़न है इतने सारे केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं? क्या ये रीज़न है कि ज़ीरो एफआईआर जैसे कॉन्सेप्ट्स बनाए जा रहे हैं? कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन कि ज़ीरो एफआईआर क्या होता है? देखिए, ज़ीरो एफआईआर का कंसर्न ये है कि सपोज मान लीजिए कंप्लेनेंट कहीं पे किसी भी पुलिस स्टेशन में है, अब वो रहने वाले कहीं और के हैं, अब वहाँ तो इन्वेस्टिगेशन के लिए रुक नहीं सकते, तो जहाँ कॉज ऑफ एक्शन हुआ है आप वहाँ से ज़ीरो एफआईआर करवा सकते हैं और उस एफआईआर को आप लोकल पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं और उसके बाद आप अपना इन्वेस्टिगेशन करवाने के बाद ट्रायल स्टार्ट हो सकता है। ये हम स्टेट टू स्टेट की बात कर रहे हैं या फिर एक स्टेट के अंदर? जैसे मेरे साथ वेस्ट दिल्ली में क्राइम हुआ बट आई लिव इन साउथ दिल्ली फॉर एग्जांपल, तो मैं वेस्ट दिल्ली में रिपोर्ट करके ज़ीरो एफआईआर रजिस्टर करा तो आप उसकी एफआईआर का जो इन्वेस्टिगेशन है आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, साउथ दिल्ली में। यस सर, जब कोई पुलिस स्टेशन जाता है एफआईआर करवाने के लिए, तो एफआईआर जब हम करवा रहे हैं विद लॉयर और विदाउट लॉयर, व्हाट इज़ द डिफरेंस? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एफआईआर करवाने के लिए देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लॉयर्स। ओके। आपके साथ जो फैक्ट्स हैं, अगर मान लो एफआईआर तभी होगी जब कोई आपके साथ क्राइम हुआ है, आप अपने फैक्ट्स बताएं, आप अपना रिटर्न में कंप्लेंट दें पुलिस को। ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगर आपका ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा तो कॉमन सेंस है कि पुलिस उसमें एफआईआर करेगी। मान लीजिए आपका कोई पर्स छीन के भाग गया, तो कॉमन सेंस है कॉग्निजेबल ऑफेंस है जी। तो चोरी की एफआईआर होगी आपके लिए। तो इस तरह की जो भी एफआईआर होती है वो आपकी कंप्लेंट के बेस के ऊपर होती है। अगर आप डायरेक्टली जाते हैं, मान लीजिए सपोज आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, आप पुलिस स्टेशन चले गए, वो भी आपको ये बोलेंगे आप पहले रिटर्न में कंप्लेंट दे दें और उसके बेस के ऊपर एफआईआर होगी। सो लाइक अगर कोई इंसान प्लान करके एफआईआर करवा रहा है एंड जा रहे हैं विद एन एडवोकेट लेट्स सपोज, तो वो कम्प्लीटली गलत है? मैं आपको बताता हूँ, देखो, एक जो अच्छा समझदार लॉयर होता है पुलिस स्टेशन में नहीं जाना चाहिए, मुझे मानता है, क्योंकि देखिए पुलिस स्टेशन की अपनी एक जुरिडिक्शन है, राइट। पुलिस की एक अपनी जुरिडिक्शन है और पुलिस अपना अच्छा काम करती है और वो तभी कर पाएगी जब उसके साथ कोई सपोर्ट नहीं होगी। अगर कोई प्री प्लान करके जा रहा है जी। तो वो दिखाता है कि कई चीज़ें मैनिपुलेट हो सकती हैं। तो हमें देखना चाहिए कि आपके साथ क्या है, तो पुलिस का रोल उसमें ज़्यादा बढ़ जाता है जी। पुलिस उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करती है, उसका रीज़न है, उसके बाद एफआईआर होती है। दैट इज़ द रीज़न कि आप जो पूछ रहे थे कि फॉल्स एफआईआर कैसे होती हैं। राइट।
प्री प्लान एफआईआर जो होती हैं वो देखो किसी के साथ एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, उस बेस के ऊपर एफआईआर हो रही है, तो आप डायरेक्टली लॉयर के पास नहीं जाएंगे, आप कॉमन सेंस आप पुलिस के पास जाएंगे जब भी आपके साथ कुछ की भी क्राइम होगा। अर्जेंसी तो पहले हम पुलिस को ही फोन करेंगे और पुलिस के पास जाएंगे अगर जेन्युइन केस है तो। जेन्युइन क्या, कई बार क्या होता है कि जेन्युइन केस होते हुए भी लोग नहीं पहुंच पाते पुलिस तक, उनको कोई प्रोसीजर नहीं पता होता, तो वो लॉयर को कॉल करते हैं, और जो एक्सपर्ट लॉयर्स हैं वो डायरेक्ट ही बोलते हैं आप पुलिस स्टेशन में जाइए और अपना ऑफेंस बताइए, आपके साथ क्या हुआ है। आप अपना, अगर आप विक्टिम हैं तो नेचुरली कॉमन सेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के ऊपर पुलिस एफआईआर करेगी। तो लॉयर्स असिस्ट नहीं करते, दे जस्ट टेल यू, दे जस्ट गाइड यू कि आप जाकर एफआईआर करवा लो अपने आप। मैं आपको बताता हूँ, लॉयर्स असिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते असिस्ट। अगर किसी के साथ कुछ भी हुआ है तो लॉयर्स असिस्ट कर सकते हैं, बट लेकिन टेक्निकलिटीज़ ये है कि अगर आप रियलिटी में विक्टिम है तो आपको लॉयर्स की बात में याद आएगी, सबसे पहले आप पुलिस को फ़ोन करोगे अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस आपके साथ हुआ है तो। हाँ, अगर कोई आपका सिविल डिस्प्यूट है, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, तो कॉमन सेंस आप लॉयर के थ्रू कोई बात करोगे। हाँ, अगर आपके किसी केस में सपोज मान लीजिए आपका कोई केस चल रहा है, उसमें सिविल डिस्प्यूट में कोई क्रिमिनल चीज़ आ जाती है, कोई फैक्ट्स ऐसे आ जाते हैं आपके सामने जो कि आपकी नॉलेज में पहली बार आए हैं, तो आप उस बेस के ऊपर लॉयर की असिस्टेंस से भी एफआईआर करवा सकते हैं। सर, ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स होते होंगे जो एफआईआर से कोर्ट रूम की हियरिंग तक सामने नहीं आते, तो इन फैक्ट्स के साथ आप कैसे डील करते हो? मैं आपको बताता हूँ, देखिए जब भी कोई किसी का आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, पुलिस क्रिमिनल मशीनरी तो तभी एक्टिव होगी जब कोई लड़ाई झगड़ा होगा। ऐसे ही कई केसेस में जब भी कोई झगड़ा होता है उसके लिए पुलिस आती है। पुलिस आती है तो उस समय कॉग्निजेबल ऑफेंस देखा जाता है। जब कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तभी आपकी एफआईआर भी होगी। अब ऐसे कई केसेस में मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ कि एक आदमी का झगड़ा हो गया छोटी सी बात के ऊपर। क्या वो मंदिर से प्रसाद चढ़ा के आ रहा था। अब मंदिर से जब वो प्रसाद चढ़ा के आ रहा था तो रास्ते में एक डॉग मिल गया उसको। अब जैसे डॉग मिला तो उन्होंने कोशिश करी कि भी अपनी सेफ्टी की जाए, तो उन्होंने सेफ्टी के तौर पे एक स्टोन उठा लिया कि अपने हाथ में रख लिया कि कोई कुत्ता काट ना ले। अच्छा। अब उन्होंने वो जैसे ही रखा और अपने हाथ में, तो जो ओनर था डॉग का उसको लगा कि ये मेरे कुत्ते को पत्थर से मार रहे हैं। अब है तो कम्युनिकेशन गैप, राइट। अब हुआ क्या, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उनकी। अब उस झगड़े में क्या हुआ कि चोट लग गई उसको, जो ओनर था डॉग का। वो अपनी सेफ्टी करने लगे, आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा यहाँ तक बढ़ गया कि फ्रैक्चर हो गए। फ्रैक्चर होने के बाद एक कुछ टेक्निकलिटीज़ थी वहाँ पे जिसकी वजह से वो झगड़ा हुआ, झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया। अब उसमें एफआईआर हो गई, पुलिस आ गई। पुलिस आ गई तो अब लड़कों को बेल भी लेनी पड़ी। बेल लेने से पहले पुलिस ने अरेस्ट कर लिया उनको, फिर रेगुलर बेल हुई उनकी। जब ये सारा सिस्टम चल पड़ा तो उस समय आपके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। अब कोर्ट रूम में जाने के लिए तो आपको टाइम लगेगा। करेक्ट। अब जब ये सारी इन्वेस्टिगेशन हो गई, लड़ाई झगड़ा आपस में हो गया, फिर उसके बाद ये कोर्ट रूम में आया वो मैटर। जब पता चला कि ये झगड़ा हुआ है तो उसमें लड़के को भी चोट लगी हुई है। जिस बंदे के अगेंस्ट जो बंदा मंदिर से आ रहा था उसको भी चोट लगी हुई है। अब उस समय इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में ये पार्ट रह गया। अब वो जब कस्टडी में जाके उनसे मुलाकात हुई तो उसने बताया कि मेरे यहाँ पे भी चेस्ट पे निशान है, इन्होंने मुझे भी मारा है। अब उस केस में फिर क्रॉस एफआईआर हुई। क्रॉस एफआईआर होने के ऊपर जो बंदा कस्टडी में था, उस कुछ फैक्ट्स जो उस समय एफआईआर में नहीं आए थे वो बाद में आए। बाद में आने के ऊपर फिर जज साहब ने कॉग्निजेबल ऑफेंस देखा तो उन्होंने बेल कर दी। तो आई मीन टू से कि कई बार ऐसे भी हो जाता है कि कुछ फैक्ट्स स्टार्टिंग में पुलिस सिर्फ लेती है तो उन पॉइंट्स के ऊपर जिसके कोई कॉग्निजेबल चोट लगी है। अब जो दूसरा बंदा उसको इंटरनल चोट लगी हुई है उसकी भी क्रॉस एफआईआर बनती है। वो सारे कुछ फैक्ट्स रह जाते हैं जाकि जो कि
ट्रायल में जाके कंप्लीट होते हैं। तो फिर वो ट्रायल स्टार्ट होता है तो जब सारे फैक्ट्स आ जाते हैं उसमें इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एफआईआर में सारी चीज़ें मेंशन मेंशन की जाए। और दूसरी साइड की जो अक्यूज साइड है उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है, बट लेकिन कस्टडी में जाने से पहले भी होती है। लेकिन उसका मेडिकल भी होता है, वो मेडिकल नज़रअंदाज हो गया कहीं, जी। तो वो बेचारा सफ़र करा उतने महीने तक। राइट। अब कई हम बार होता है थोड़ा ऐसे। अब हम थोड़ा बेसिक्स की तरफ चलते हैं। जी जी बताइए। आप सबसे पहले ये बताओ कि इंडिया में कितने टाइप के कोर्ट्स होते हैं? देखिए, अगर हम क्राइम से और सिविल से रिलेटेड बात करते हैं तो इसमें 3 तरह की कोर्ट्स होती हैं। फर्स्ट कोर्ट होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में होती है। हमारे दिल्ली में जैसे 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो 13 कोर्ट्स हैं हमारी। ओके। और जैसे उसके बाद हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है। दिल्ली में तो ये बेनिफिट है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट का तीनों कोर्टें एक ही प्लेस में, आई मीन दिल्ली में। राइट। लेकिन जो अदर स्टेट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट तो हर कोर्ट में, हर स्टेट में है, बट लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए उनको भी दिल्ली आना पड़ता है। हाँ, पूरे देश ये से प्लस लोग। पॉइंट है दिल्ली में रहने वालों को कि अगर कोई लिटिगेशन ऐसी है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इसी प्लेस पे। राइट। ये दैट इज अ बेनिफिट ऑफ दिल्ली रेजिडेंट ओनली। तो ये डिफरेंट टाइप के कोर्ट्स में डिफरेंट टाइप के केसेस मैं रजिस्टर होते हैं। मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि देखिए हमारे यहाँ पे कुछ कंज्यूमर से रिलेटेड केसेस होते हैं, वो कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जाते हैं, उसके बाद फिर स्टेट कमीशन, फिर नेशनल कमीशन। ओके। ये प्रोसीजर है। आप अगर आपके साथ कोई डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस है या कोई नेग्लिजेंस है या जैसे आप कोई कंज्यूमर से रिलेटेड कोई भी केस हो। अगर आप क्राइम की बात करो तो क्रिमिनल केसेस ऑनरेबल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, वो पुलिस स्टेशन से रिलेटेड। और अगर कोई सिविल केसेस हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाएंगे। फिर उसके बाद अगर आप यू आर नॉट सेटिस्फाइड कि आपको वन साइडेड, देखिए कोर्ट भी तो एक ही साइड पे फैसला देगी ना, जहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, फिर आप अपील कर सकते हैं आगे, फिर आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट के बाद आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हैं अगर यू आर नॉट सेटिस्फाइड देन। एंड व्हाट अबाउट फास्ट ट्रैक कोर्ट्स? अब देखिए क्या है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे मैटर्स पेंडिंग चलते हैं। ओके। करोड़ों की हमारे यहाँ पे जनसंख्या है और उसमें जितनी कोर्ट्स हैं, अभी भी बहुत सारी कोर्ट्स कंप्लीट हो रही हैं, नए नए जजेस आ रहे हैं, अब अपॉइंटमेंट बहुत अच्छी हो रही है, बट फिर भी कुछ पेंडिंग केसेस रह जाते हैं, जिसके लिए स्पेशली कुछ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई गई हैं। जैसे जो रिलेटेड पॉक्सो से रिलेटेड है, कुछ रेप से रिलेटेड है, कुछ माइनर चाइल्ड्स के रिलेटेड हैं, तो उनमें कुछ पॉक्सो कोर्ट्स बनाई गई हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। कैन यू प्लीज टेल पॉक्सो एक्ट क्या होता है? पॉक्सो मीन्स होता है कि जैसे आप 18 ईयर से नीचे हैं, किसी भी बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाता है, चाहे वो क्रिमिनल एक्ट में ही आएगा, वो ओके। पॉक्सो आएगा तो क्रिमिनल एक्ट स्टार्ट होगा। आप किसी भी चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं आप, तो वो उसके लिए पॉक्सो एक्ट लगता है और वो क्राइम में आता है, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में चलते हैं ऐसे मैटर्स। ओके। एंड आई वांट टू क्लियर वन डाउट, लॉयर और एडवोकेट में क्या डिफरेंस होता है? यस, ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब उसमें क्या होता है कि देखिए, लॉयर, जिस बंदे ने लॉ की है, ही इज़ अ लॉयर, ओके, बट ही कैन नॉट मेक प्रैक्टिस। आप किसी के लिए केस नहीं लड़ सकते, उसके लिए आपको अपने स्टेट में बार कौंसिल में, बार कौंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यू कैन से कि आई एम एडवोकेट। ओके। आप जब वकील बन जाते हैं, एडवोकेट बन जाते हैं, तो फिर आप केस किसी के लिए भी लड़ सकते हैं, लेकिन एक लॉयर LLB करने के बाद डायरेक्टली किसी के लिए नहीं लड़ सकता। ऑलराइट, वो सिर्फ एक क्वालिफिकेशन आपने वो दैट इज कर ए ली। क्वालिफिकेशन। ओके। एंड इंडिया में जज बनने का प्रोसेस क्या होता है? यस, देखिए, लॉ तो एक बेसिक चीज़ है, सबको करनी है। LLB करने के बाद, अब LLB भी 2 तरह से, आप +2 के बाद करना चाहें तो 5 साल में लॉ हो जाती है, और आफ्टर ग्रेजुएशन करना चाहें तो 3 इयर्स में होती है।
और जुडिशरी में जाने के लिए आपको एक जुडिशरी का टेस्ट देना पड़ेगा और कुछ साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी है, वो प्रैक्टिस होती है और Okay. उसके बाद फिर आप जुडिशरी में जा सकते हैं। तो एडवोकेट्स भी जज बन सकते हैं? यस, एडवोकेट्स भी जज बनते हैं और उसमें कुछ एक्सपीरियंस जैसे लॉयर हो जाते हैं। मैक्सिमम अभी पीछे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जो बार एसोसिएशन के मेंबर्स हैं बहुत सारे, उनको जजेस बनाया, हाई कोर्ट में अपॉइंट भी किया है और बन सकते हैं। तो ऐसे कोई खास एलिजिबिलिटी होती है जज नहीं, बनने ऐसा कोई की? एलिजिबिलिटी नहीं है। आफ्टर 10 ईयर्स जब आपको एक एक्सपीरियंस आ जाता है तो आप अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं एज ए सीनियर एडवोकेट भी। और Okay. उसके बाद अगर आप जुडिशरी में जाना चाहें तो एक लिस्ट बनती है, आप उसमें दे सकते हैं अपना नाम और उसके बाद आपकी इंटरव्यूज़ होती हैं और आप यू कैन बी ए जज। तो जज का जो सर्विस पीरियड होता है वो कितने इयर्स का होता है? देखिए, जो एज लिमिट है वो तो 60 और 65 ही है। ओके। और उसके बाद आप जैसे सपोज मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हैं, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज रिटायर हुए हैं और उसमें फिर आपको एक रिटायरमेंट के बाद भी 2 साल के लिए एक पोस्टिंग मिलती है जिसको आप कहते हैं कंज्यूमर कोर्ट। ओह, ओके। तो आप रिटायरमेंट के बाद वहाँ पे भी अपॉइंट हो सकते हैं। तो ये चॉइस और होती है? हाई कोर्ट, सुनिए, अगर आप हाई कोर्ट में जज हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस को जितने भी हैं उनको मिलती है स्टेट कमीशन, ओके। आप उसमें भी जा सकते हैं। ये After that, चॉइस है मतलब? अगर आप करना चाहें तो ये आपकी चॉइस है आफ्टर रिटायरमेंट। कोर्ट रूम में लॉयर से लेकर जज तक सब ब्लैक यूनिफॉर्म में क्यों होते हैं? देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक लॉयर्स के लिए यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब की हुई है और आपको वो पहन के ही जाना है। दैट कि बार और बेंच का रिलेशनशिप कैसे बनेगा? वो तभी बनेगा जब आप भी प्रॉपर वे में ड्रेसअप में होंगे और जजेस भी उसमें होंगे। बार और बेंच का रिलेशन अच्छा, फिर सबसे इम्पोर्टेंट है एक बैंड पहना जाता है। कहते हैं ना कि एक मजाक में बता रहा हूँ, कहते हैं कि एक जो ब्लैक कलर होता है ना वो हर कलर में एब्जॉर्व हो जाता है। तो कोई भी लॉयर ये नहीं कहता कि मेरे क्लाइंट ने ये नहीं किया। वो कि देखिए, आप डॉक्टर का प्रोफेशन देखेंगे तो वो पहले गाउन पहनते हैं ग्रीन कलर का, फिर वो मास्क पहनते हैं, फिर जी। ग्लव्स पहनते हैं। जी। तो लॉयर ऐसी चीज़ें नहीं पहनते। लॉयर्स तो सीधा ब्लैक कलर में सब एब्जॉर्व है। वो कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, मेरा क्लाइंट इनोसेंट है। देखिए, जब तक ट्रायल नहीं हो जाता, जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता कि उसके अगेंस्ट कोई क्राइम है और वो गिल्टी नहीं आ जाता, तब तक आप किसी को क्रिमिनल नहीं बना सकते। इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में जब मैटर चलता है ट्रायल, उसके बाद आप जब भी आते हैं कोर्ट में, जब तक आपको कन्विक्शन नहीं होती किसी को भी जिसके अगेंस्ट एफआईआर है, आप तब तक उसको क्रिमिनल नहीं कह सकते। राइट। तो आपके लिए ब्लेजर एंड वाइट कॉलर बैंड सबके लिए कंपलसरी है? इसके बिना यू कैन नॉट एंटर द कोर्ट? ये एक बार और बेंच का रिलेशनशिप है। ऑलराइट। और ये प्रेस्क्राइब भी है आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एक्ट में ओके। कि आपको ये पहनना ही पहनना है। बहुत अच्छी बात है, ड्रेसअप में होना चाहिए। ड्रेसअप में और आदमी सुंदर लगता है जी। अब जैसे नेवी वालों की ड्रेसअप है, जी। कस्टम वालों की ड्रेसअप है, ऐसे लॉयर्स की भी एक ड्रेसअप है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एक्ट में उनको दी गई है कि वो पहननी है आपको, तो वो पहनते हैं। सर, मूविंग ऑन, फिल्मी और रियल अदालत में क्या डिफरेंस होता है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फिल्मी कोर्ट कोई कोर्ट नहीं होती, वो दिखाया जाता है सिर्फ कि हाँ भी ऐसे होता है। और जो एक्चुअल कोर्ट है उसको एक प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। अब जैसे हम बात करते हैं, पहले क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड था, है ना? ओके। अब वो आ गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संस्था 2023 में। उस चीज़ को हमें फॉलो करके चलना होता है कि जो भी मैटर होगा आपका वो प्रोसीजरली होगा। मींस प्रोसीजर उसमें लिखा हुआ है, हमें उसको अडॉप्ट करना है, फिर उसके बाद में कोर्ट अपना कोर्ट डिसीजन देगी प्रोसीजर अडॉप्ट करने के बाद। अब अगर हम बात करें फिल्मी कोर्ट की, तो फिल्मी कोर्ट 3 घंटे में फिल्म ही ख़त्म हो जाती है और डिसीजन भी हो जाते हैं। ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है कोर्ट में। जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि अगर कोई विटनेस है
तो उन्हें कहते हैं कि आप गीता पे हाथ रख के कसम खाइए कि मैं जो कहूँगा Yes, सच yes, कहूँगा, yes. सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ये रियल में होता है? ये रियल में होता है आज भी। अभी जब भी किसी को एविडेंस में जाना होता है, एविडेंस से पहले जब भी कोई स्टेटमेंट आपकी रिकॉर्ड होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, उस समय ये आपको ओथ दिलाई जाती है कि मैं जो कहूँगा धर्म से सत्य कहूँगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, ईश्वर मेरी मदद करे। ये आज भी ओथ दिलाई जाती है। और स्पेशली जैसे अब कोई भी मैटर आप फाइल करते हैं, जैसे आपने कोई क्रिमिनल सिविल कोई भी मैटर फाइल किया, उसमें एक एफिडेविट जाता है साथ में जो कि ओथ कमिश्नर का अटेस्टेड होता है। ओके। और वो प्रोसीजर जो गीता की कसम आप कहते हैं ना खिलाई जाती है, जी। वो ओथ कमिश्नर के सामने होती है। वो एक तरह से ओके। उसका मीनिंग ही यही है, ओथ इसीलिए कराई जाती है। ओके, तो वो आप स्टेटमेंट बाद में चेंज नहीं कर सकते? नहीं, स्टेटमेंट चेंज तो है ही नहीं ना, क्योंकि ऑन एविडेंस के बेस के ऊपर जाता है। वो जो आपने एक कंप्लेंट फाइल करी है उसको आप ओथ कर रहे हो कि जो मैं कहूँगी धर्म से सत्य कहूँगी, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। तो जो आपने पिटीशन में लिखा है विद सपोर्टिंग विद एफिडेविट होता है वो। ओह, ओके ओके, Yes. अंडरस्टूड। यस। सर, जब सीरियस केसेस होते हैं जहाँ पर क्रिमिनल ने बहुत सीरियस क्राइम कर दिया, अब दो एडवोकेट्स हैं कोर्ट रूम में, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, तो ऐसा होता है कि क्रिमिनल को सज़ा हो गई एंड आफ्टर दैट वो अपना बदला लेने के लिए विटनेस को या एडवोकेट को धमकाए, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा कोर्ट परिसर में होना बड़ा मुश्किल है। जो प्रमाइसेस है कोर्ट प्रमाइसेस में, ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि जगह जगह पे पुलिस भी होती है। हर कोर्ट में एक नायब कोर्ट होता है, पुलिस की सपोर्ट होती है। कोर्ट के अंदर ये चीज़ें नहीं हो सकती। हाँ, कोर्ट के बाहर आप कुछ भी कह सकते हैं कि मान लो किसी भी क्रिमिनल को सज़ा हो जाती है, वन साइडेड, देखिए डिसीजन तो दोनों में से एक की तरफ पे होगा, राइट। वन साइडेड डिसीजन होगा। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, पर लेकिन मोस्टली कोर्ट में उसका एक प्रोसीजर है। वो भी अगर कोई मान लो आपको थ्रेट कर रहा है तो उसमें आप पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं, पुलिस उसके ऊपर एक्शन लेगी। और यही एक प्रोसीजर है हर जगह पे जहाँ पे कोई क्रिमिनल या जिसको कोई कन्विक्शन हुई है, कोई आपके अगेंस्ट कोई आपको थ्रेट करता है, कोई एक्सटॉर्शन करता है, तो आप पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। आपको नहीं लगता सबसे ज़्यादा डेंजर तो विटनेस के लिए है? क्योंकि हम सुनते हैं ना बड़े बड़े केसेस में हियरिंग होने से पहले ही विटनेस को गायब कर देते हैं। नहीं, ऐसा मैं आपको बताता हूँ, वो फिल्मों में दिखाते हैं। मोस्टली ऐसे विटनेस कोर्ट्स में ऐसा नहीं होता। कोर्ट में पुलिस की प्रोटेक्शन होती है, पुलिस की प्रोटेक्शन के साथ में आ जाता है। जब आप कोर्ट के अंदर आ गए तो आपके लिए एक स्पेशल विटनेस बॉक्स है और वहाँ पुलिस भी प्रोटेक्ट करती है आपको। ऐसा कुछ कोर्ट में होता नहीं मोस्टली वैसे। अब कोर्ट के अंदर से कोर्ट के बाहर आते हैं, जी, कोर्ट के बाहर भी समझौता होता है? यस, मैं आपको बताता हूँ कि ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। होता क्या है कि कई बार कई केस, छोटे छोटे केसेस होते हैं, कई केसेस ईगो की वजह से फाइल होते हैं, कई आदमी गुस्से में फाइल करता है। मुझे लगता है कि ऐसे केसेस के लिए हमारे कानून में एक प्रोविज़न है मीडिएशन सेंटर। ओके। जगह जगह खुले हुए हैं मीडिएशन सेंटर्स। अगर आप चाहें तो कोई भी स्टेज पे, मेरी प्री लिटिगेशन स्टेज के ऊपर आप दिल्ली हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। वहाँ पे आप मीडिएशन सेंटर में एक अपनी एप्लीकेशन दें जिसमें आप बता सकते हैं कि मेरा ये डिस्प्यूट है, मे बी दिस डिस्प्यूट विल सेटल दिस वे और दैट वे, बट आई बिलीव ऑन यू कि मैं इसके थ्रू आपके कोर्ट में जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक बार लिटिगेशन स्टार्ट करने से पहले मैं मीडिएट करूँ इस मैटर को। उसमें क्या होता है कि आपके एप्लीकेशन के ऊपर एक्शन होता है, कुछ एक नॉमिनल सी फीस है, वहाँ फीस डिपॉजिट होती है, आपको एक स्पेशल एक्सपर्ट मीडिएटर अपॉइंट हो जाता है। अब दोनों पार्टीज़ की वो बात सुनते हैं, दोनों पार्टीज़ की बात सुनने के ऊपर एमिकेबली दोनों का सेटलमेंट कराते हैं। और बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जो मीडिएशंस में सेटल हो जाते हैं प्री लिटिगेशन स्टेज पे ही। और मुझे ये लगता है कि हर केस में, चाहे वो सिविल डिस्प्यूट है, चाहे वो क्रिमिनल डिस्प्यूट है, एक बार मीडिएशन होना चाहिए। आजकल
इवन तो बल्कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी है जिसकी बेस के ऊपर सभी मैटर जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, सिविल डिस्प्यूट्स हैं, वो मीडिएशन में भेजे जाते हैं और कई मैटर वहाँ पे सेटल भी हो जाते हैं। तो ये जो मीडिएशन सेंटर में लोग होते हैं, दीज आर एडवोकेट्स ओनली। मीडिएशन जो मीडिएटर की तरह काम कर रहा है वो एक एडवोकेट ही होगा। मैं आपको बताता हूँ, वो एक एक्सपीरियंस एडवोकेट होते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है और उस बेस के ऊपर उनका एक्सपीरियंस इतना होता है कि वो हर मैटर को सेटल करने में अपने आप में एक सक्षम होते हैं और वो दोनों साइड की प्यार से बात सुनते हैं और दोनों को बताते हैं भी इसके फ़ायदे क्या हैं। देखो ना कितने सारे फ़ायदे हैं मीडिएशन के। पहला सबसे फ़ायदा है कि आपका टाइम कंज्यूम कम होगा। राइट। अब लिटिगेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, आप कहीं भी जाएंगे लिटिगेशन जाएंगे, टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो बेटर है कि आपका मैटर मीडिएशन में ही सेटल हो जाए तो बेटर है। नहीं तो केस बहुत सालों तक चलता केसेस रहेगा। चलते हैं वो, क्योंकि केस इसलिए चलते हैं देखिए क्योंकि उसमें उनको एक प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है और वो प्रोसीजर अडॉप्ट किए बगैर कोई भी जजमेंट नहीं होती। तो इसलिए बेटर है कि आप मीडिएशन में सेटल करें। उसका एक और बेनिफिट भी है कि मान लीजिए आपने कोई कोर्ट फीस जमा करी है, आज आप केस फाइल कर दिया, आपने कोर्ट फीस कर दी फाइल। अब अगर आपका मैटर मीडिएशन में सेटल हो जाता है तो आपकी कोर्ट फीस भी आपको वापस मिल जाएगी। ओह, यस, दैट्स नाइस। और जो कुछ केसेस हैं जो मीडिया बहुत ज़्यादा वायरल कर देता है, कुछ केस की सेंसिटिव डिटेल्स मतलब बाहर आ जाती हैं, न्यूज़ में दिखाई जाती है, तो मीडिया वर्डिक्ट से पहले ही सही और गलत का फैसला कर लेता है। फॉर एग्जांपल जो सुशांत और रिया चक्रवर्ती का केस हुआ था, ऐसे केसेस में क्या जज के ऊपर एडेड प्रेशर होता है कि वो अपना वर्डिक्ट बदल दे? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कोर्ट कैन नॉट री राइट देयर ओन जजमेंट्स। मतलब आप कुछ भी कह लीजिए, कोर्ट के अंदर जब कोई मैटर डिसाइड होता है और उस कंडीशन के ऊपर जजेस कभी भी अपनी अपनी जो जजमेंट है वो कभी भी रीराइट नहीं करते। वो जो एक बार डिसाइड हो गया वो हो गया। और सेकेंडली हाँ, अगर कोई क्लैरिकल मिस्टेक है, कुछ भी है, आप उसको ठीक करवा सकते हैं, अदरवाइज देयर इज़ नो चांस। तो मीडिया के ऊपर एक्शन लिया जाता है मैं आपको बताता हूँ, मीडिया जो अपना वर्जन देता है, अपना एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर अपनी एक, हम कह सकते हैं कि एक अपना डिसीजन दे रहा है। वो कोर्ट का डिसीजन तो जब आएगा वो जजमेंट के बेस के ऊपर ही आएगा। वो किसी के ऊपर कोर्ट किसी के मोहताज नहीं है कि जो मीडिया ने बोल दिया है या अंडर प्रेशर कुछ होगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। आई मेंट कि कभी कभी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो जाता है, किसी सेलिब्रिटी का केस होगा तो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो जाएगा मीडिया का, उस केस में मतलब जजेस के ऊपर कुछ इन्फ्लुएंस होता है? नहीं, कभी भी ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं होता। मूविंग ऑन, क्या हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसमें आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। ओके। अंडर आर्टिकल 32 you can file a PIL in Honorable Supreme Court of India, और अदरवाइज अंडर आर्टिकल 2 to 6 आप हाई कोर्ट भी फाइल कर सकते हैं। ओके, ये दोनों आर्टिकल्स है क्या? दोनों आर्टिकल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से रिलेटेड है, दोनों आर्टिकल्स। आप दोनों में मान लो किसी भी केस में किसी की ज़रूरत है, मान लो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एट लार्ज क्या है, वो क्या होती है कि किसी का इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट इन लार्ज, अगर वो हम कोई भी डॉक्यूमेंट देखते हैं या कोई भी सिस्टम देखते हैं जिसमें पब्लिक का बेनिफिट हो, उसमें PIL हम फाइल कर सकते हैं। ओके, तो ये हर कॉमन मैन को राइट है? हर कॉमन मैन को राइट है। एंड इसमें ये हम खुद फाइल कर सकते हैं, वी डोंट नीड एनी? आप कर सकते हैं, अगर आपको प्रोसीजरली पता है तो आप डायरेक्टली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। बस उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट अगर आपको कोई सेक्शन इन्वॉल्व करना है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 2 to 6। ओके, नेक्स्ट आई वांट यू टू टॉक अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट।
जैसे एक कॉमन मैन है, वो एसी, टीवी, फ़ोन से लेकर एक छोटा चिप्स का पैकेट तक खरीदता है, और इसके बीच में कोई भी कंपनी उसे मिसलीड कर सकती है, धोखा कर सकती है, उसके साथ फ्रॉड कर सकती है। तो ऐसे केसेस में कंज्यूमर अपनी कंप्लेंट कहाँ और कैसे फाइल कर सकता है? यस, मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, जब भी कोई चीज़ अपने आदमी खरीदता है, चाहे वो टीवी खरीदे, चाहे फ्रिज खरीदे, चाहे कार खरीदे, चाहे कुछ भी खरीदे, अगर डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस है और नेग्लिजेंसी के पार्ट के ऊपर है, तो यू कैन फाइल ए कंप्लेंट बिफोर द डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। ओके। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म बना हुआ है, उसमें कुछ पोस्टल ऑर्डर्स की कोर्ट फीस है, वो आप डिपॉजिट करें और आप उस बेस के ऊपर कंज्यूमर कोर्ट डाल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में। और अगर आपकी कोई अमाउंट ज़्यादा है, मान लीजिए सपोज एक अमाउंट प्रिस्क्राइब की गई है कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट एक्ट के हिसाब से, ओके। उसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कोई अमाउंट आपकी 50 लाख से ज़्यादा है, 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो उसकी जुरिडिक्शन आप डायरेक्टली स्टेट कमीशन में भी फाइल कर सकते हैं। और उसके बाद आपका पहले डिस्ट्रिक्ट फॉर्म आएगा, फिर स्टेट कमीशन आएगा, फिर उसके बाद नेशनल कमीशन। ये 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। एंड दिस इज ओनली फॉर इनिशियल कंज्यूमर स्टेज, प्रोटेक्शन। इनिशियल स्टेज इज डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। कोर्ट में आप कितने टाइप के एविडेंसेस प्रेजेंट कर सकते हो? एविडेंस मीन्स एविडेंस का प्रोसीजर एक ही है। आपका जिस तरह से केस रिलेटेड होगा, एविडेंस उसी तरह से आएगा। मान लीजिए सपोज आपका कोई केस क्रिमिनल केस है, तो आपको नेचुरली एविडेंस क्रिमिनल जो आपके साथ बीता है विक्टिम के साथ, वो अपनी स्टोरी बताएंगे, जो सच है वही एविडेंस है। और अगर कोई सिविल केस है तो आपको बताना पड़ेगा कि आपके सिविल से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कोई प्रॉपर्टी से डिस्प्यूट है या कोई और नेग्लिजेंस के ऊपर है, वो सब आपको उसी में दिखाना पड़ेगा। वो एविडेंस, आप किसी भी तरह का जो केस है, आपका एविडेंस उसी बेस पे रिकॉर्ड होगा। एंड डिजिटल एविडेंस, इज इट एक्सेप्टेबल अभी कोर्ट्स में? मैं आपको बताता हूँ, एविडेंस स्पेशली आपने देखा होगा अभी कोरोना डेज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी ऑल ओवर इंडिया में। उन दिनों पे कोर्ट्स ने भी, डिजिटल कोर्ट्स चलती थी, आप अपीयरेंस दे सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन एविडेंस रिकॉर्ड उसमें भी ऑनलाइन नहीं होता था, वो भी आपको फिजिकली जाना पड़ता था कोर्ट में। तो इन दिनों जितने एविडेंस के मैटर थे वो सब अर्जन हो गए थे। जब कोर्ट्स खुली हैं उसके बाद रिकॉर्ड हुआ है वो भी। अब हम कोर्ट रूम्स में डिजिटल एविडेंस दिखा सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ, उसका भी एक प्रोसीजर है जो कि हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि इंडियन एविडेंस की जगह पे आ गया अब, उसमें भी एक प्रोसीजर लिखा हुआ है कि सेक्शन 63, पहले 65 होता था, उसका एक आपको एविडेंस में एफिडेविट देना पड़ता है, जिसमें ये बताना पड़ता है कि ये एविडेंस के साथ आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। आपका एविडेंस जो है वो उसके बेस के ऊपर है। मान लीजिए सपोज आपने एक फ़ोन की व्हाट्सएप चैट दिखा रहे हैं जी, तो उसमें आपको सर्टिफिकेशन देनी पड़ती है कि आपने इसके साथ कोई एडिट नहीं किया। ओके। देन ये यू कैन वेरीफाई कौन करता है, मतलब कि एडिट नहीं हुआ? आपका एफिडेविट, और आपके एफिडेविट के वर्जन के ऊपर कोर्ट मानती है कि हाँ ऐसा हो सकता है या नहीं, क्योंकि ये चीज़ें आपको दिखाती हैं और आपका एविडेंस दिख जाता है कि ये व्हाट्सएप चैट्स हैं सपोज मान लीजिए, तो वो सब दिखती हैं कि हाँ भी क्या कन्वर्सेशन हुई है, उन सब से पता चल जाता है। ईमेल्स भी एक्सेप्टेड है? इवन दो पीछे तो नोटिस भी ईमेल के थ्रू जाया करते थे, जिन दिनों कोरोना पीरियड था, तो इन दिनों ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू भी जाया करते थे नोटिस, लेकिन अब वो शायद नहीं मानते उसको। फिजिकल कोर्ट स्टार्ट होने के बाद आपको फिजिकली ही नोटिस भेजना पड़ता है। ओके। एविडेंस से रिलेटेड मेरा एक और क्वेश्चन है कि जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं कि आम तौर पे तो अगर आपको कोई एविडेंस प्रेजेंट करना है तो आई थिंक आपको ऑपोजिशन को बताना पड़ता है, यू हैव टू प्रोवाइड ऑल द लिस्ट कि नेक्स्ट हियरिंग में आप ये प्रेजेंट करने वाले हैं। लेकिन मूवीज़ में समटाइम्स क्या होता है कि वो क्लाइमेक्स के टाइम पे एक सीक्रेट एविडेंस निकाल देते हैं, उसको उसमें ड्रामा क्रिएट करने के लिए। इज़ इट रियल? आप रियल कोर्ट रूम में भी सीक्रेटली कोई एविडेंस प्रेजेंट कर सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, फिल्मों में तो एक दिखाया जाता है कि ऐसा है और जज साहब से रिक्वेस्ट की जाती है और जज साहब मान लेते हैं, वो 3 घंटे में फिल्म भी ख़त्म करनी होती है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको एक एविडेंस पहले फाइल करना है बाय वे ऑफ एफिडेविट,
और दूसरी साइड को सप्लाई करना है एडवांस कॉपी, और फिर उसके बाद आपका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और एविडेंस रिकॉर्ड होगा। तो बाय एनी मीन्स आप इमीडिएटली कोई एविडेंस लाके प्रेजेंट नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, आपको दूसरी साइड को नोटिस देना मैंडेटरी है। चाहे आपको उसी टाइम एविडेंस क्यों ना मिला हो? नहीं, उसी टाइम मिला तब भी आप उस दिन फाइल कर सकते हो, लेकिन आपको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए नेक्स्ट टाइम दिया जाएगा। ओके। यस। एंड जितने भी हमारे इंडियन एक्ट्स हैं, लॉज हैं, ये काफ़ी साल पुराने हैं। आर देयर एनी चेंजेस जो अभी इन लॉज में की जा रही है? देखो, मैं आपको बताता हूँ कि अभी 3 हमारे मेजर लॉज चेंज हुए हैं। जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट, जो अब की बन गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। हाँ जी। और इंडियन पिनल कोड 1860 से चला आ रहा था, वो भी चेंज हुआ है। उसका नाम हो गया होगा भारतीय न्याय संहिता 2023। अब और तीसरा लॉ है हमारा क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड, जो 1973 से चला आ रहा था। अब वो भी चेंज हुआ है, उसका नाम आ गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो ये 3 मेजर लॉज हमारे चेंज हुए हैं। तो इनमें जो रिविजन्स हो रही हैं, Yes. वो बढ़ते केसेस को देखकर हो रही हैं? बढ़ते केसेस को देख के भी, और कुछ पुराने एक्ट जो जैसे लॉ चले आ रहे थे उनको भी, कई चीज़ों में अब अमेंडमेंट हुई है। ओके। अपने सिस्टम के हिसाब से बहुत सारी चीज़ों में अमेंडमेंट्स हुई हैं, और ये प्रोसीजरली हुई भी है। आज के पॉडकास्ट का एपिसोड में कंक्लूड करते हुए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको देना चाहती हूँ जी बताएं। कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाए एक दिन के लिए, तो वो कौन सा ऐसा लॉ है जो आप चेंज करना चाहोगे? मैं बताता हूँ आपको। देखिए, पहली बात तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इमीडिएट कोई किसी को जज बना देगा। सेकेंडली, अगर आपको प्रोसीजरली चलना है तो जज बनने का कोई बेनिफिट नहीं है इस तरह से, आपको कोई पर्टिकुलरली जज बना देगा। आपको प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, और प्रोसीजर ही अडॉप्ट होता है, उसके बाद ही सब कुछ होता है। बट हाइपोथेटिकली आप कौन सा लॉ चेंज करना चाहोगे जो आपको लगता है कि अब 2025 के हिसाब से चेंज की नीड है? नहीं, अभी चेंज हो गया है। 2023 में तीनों लॉ चेंज हो गए हैं। अभी मुझे नहीं लगता कुछ भी चेंज होने की ज़रूरत है। और अगर आपको कोर्ट रूम की अथॉरिटी दें, अगेन हाइपोथेटिकली, तो आप कोई 3 इम्प्रूवमेंट्स अपने कोर्ट रूम में करना चाहोगे? मेरा ख्याल है आज की डेट में जो प्रोसीजर कोर्ट में अडॉप्ट होता है वो बड़ा प्रोसीजरली लीगली होता है। कुछ भी चेंज करने की उसमें ज़रूरत नहीं है, और स्पेशली मैं तो कर ही नहीं सकता लीगली, आपको बताऊं, क्योंकि उसके लिए पहले एक बिल पास होगा। बिल पास होने के बाद वो प्रूव होगा, उसके बाद आप कुछ भी चेंज कर सकते हो किसी भी तरह का सिस्टम। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। यस, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। तो इसमें ऐसा चेंज नहीं हो सकता। वो हम कहने को कुछ भी कह दें, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। जी। Thank you so much, sir, So nice for of you. coming here and giving us time and sharing all the knowledge. I hope कि आपकी knowledge हमारी audience सुने और उनके काम आए। थैंक यू वेरी मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और स्पेशली अगर किसी भी बच्चे को या किसी भी चीज़ को सिस्टम में अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए तो मुझे लगता है हर एक चीज़ बेटर है और प्रैक्टिकल है। Thank you again, sir. Thank you very much, and so nice of you.